नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। साथ मैं हूं आपकी कीर्ति कंसल और बुलेटिन का आगाज हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। हरियाणा में टिड्डियों ने हमला बोल दिया है। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सिरसा में टिड्डियों ने आतंक मचा रखा है। देर रात कृषि मंत्री ने दौरा भी किया। किसानों ने भी टिड्डियों को भगाने में पूरी कोशिश लगा दी है। खरीफ फसलों को भारी नुकसान ये टिड्डियां पहुंचा रही हैं। किसानों ने भी टिड्डियों को भगाने की पूरी कोशिश की है। प्रशासन ने भी टिड्डियों को भगाने का अभियान चलाया है और लगातार ये टिड्डियां फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं। हरियाणा में टिड्डियों का हमला देखा जा सकता है। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और सिरसा में इस वक्त टिड्डियों का आतंक फैला हुआ है। देर रात कृषि मंत्री ने भी दौरा किया। पहले से ही दिशा निर्देश जिला प्रशासन को दे रखे हैं कि किसानों के साथ सहयोग किया जाए, कीटनाशकों का छिड़काव किया जाए और किसानों से भी अपील की जा रही है कि आप भी ताली और थाली बजा करके टिड्डियों को भगाएं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब कृषि मंत्री पहुंचे थे दौरा करने के लिए और वहां पर जायजा उन्होंने लिया, क्योंकि टिड्डियों का आतंक देखा जा रहा है। इस बीच किसान परेशान हो रहे हैं और उन्हें डर है कि उनकी कई एकड़ फसल खराब ना हो जाए, क्योंकि कई जगह से खबरें ये भी आ रही हैं कि टिड्डियां फसलें कुछ ही मिनटों में चपत कर जाती हैं। इसलिए लगातार कृषि मंत्री भी ये निर्देश दे रहे हैं जिला प्रशासन को, तमाम जिलों में, कि किसानों के साथ सहयोग किया जाए। हरियाणा में टिड्डियों का हमला देखा जा रहा है। आपको बता दें कि टिड्डियों ने पहले राजस्थान और उसके बाद हरियाणा में अपना आतंक मचाया है। ये टिड्डियां जो कि पाकिस्तान की तरफ से राजस्थान आई और उसके बाद अब हरियाणा में टिड्डियों का आतंक देखा जा सकता है। बहुत ही पैने और नुकीले दांत इन टिड्डियों के बताए जाते हैं। और मेरे सहयोगी अमर सिंह जियानी लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमर सिंह जियानी, ये टिड्डियां पहले से ही बता दिया गया था कि इन टिड्डियों के बहुत नुकीले दांत होते हैं और कुछ ही मिनटों में ये सारी फसल को चट कर जाते हैं। इस बीच ये सबसे ज्यादा जानना जरूरी हो जाता है कि प्रशासन किस प्रकार से किसान को सहयोग कर रहा है। देखिए कीर्ति, सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि सिरसा जिला में कल इन्होंने टिड्डियों ने प्रवेश किया था। जो राजस्थान का गांव मलवानी है उसके वहां से प्रवेश किया था। माधो सिंगाना, मंगाला, कई ऐसे गांव हैं जो केशुपुरा तक वह पहुंच चुके थे जहां इन्होंने प्रवेश किया था। उसके बाद लगातार जो कृषि विभाग के अधिकारी है वो गांव में पहुंचे, किसानों को जागरूक किया है, क्योंकि किसान केवल उनको उड़ा सकता है, जैसे आपने पहले बताया कि थाली बजा करके या ट्रैक्टर चला करके या ड्रम बजा करके उनको उड़ाया जा सकता है, ताकि फसलों को कम से कम नुकसान ना हो। क्योंकि इसलिए नुकसान इसलिए कम होता है क्योंकि टिड्डियां आमतौर पर जब पहले पत्तों पर बैठती है, खास करके जो चौड़े पत्तों की फसलें होती है, खास करके नरमा कपास इस एरिया में ज्यादा होता है, वहां पहले पत्तों पर बैठने के बाद पत्तों को चूसती है, इसलिए उनको उड़ाना जरूरी है। जहां तक मारने की बात करें तो एक काफी बड़ा अभियान रात को चलाया गया प्रशासन के द्वारा। जो गांव केशुपुरा में मुख्य लक्ष्य था, उसके साथ साथ जो 3 गांव और थे, कोटली है, माधो सिंगाना, उमेदपुरा, वहां भी अभियान चला और काफी संख्या में टिड्डियों को मारा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अभी भी खतरा कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन खतरा टला नहीं है, अभी टिड्डियां मौजूद है और पूरा प्रशासनिक अमला, कृषि अधिकारी अभी भी गांव केशुपुरा में डेरा डाला हुआ है, क्योंकि मुख्यतः ज्यादा टिड्डियां यहां पहुंची थी। अगर दल की बात करूं तो करीब 5 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा ये जो दल यहां टिड्डी दल पहुंचा था। और जहां तक कृषि विभाग की जानकारी में बताना चाहूंगा कि अभी लगातार वहां नजर बनाए हुए हैं और खासकर कि जो हवा का रुख है उस पर टिड्डी दल का मूवमेंट निर्भर करता है, क्योंकि एक बार जो हवा का रुख राजस्थान की तरफ फिर हुआ था तो ऐसे में प्रशासन ने राहत जरूर ली थी, लेकिन सुबह सुबह सिरसा में बारिश हो गई। बारिश के बाद इसका मूवमेंट रिसेक्ट हो गया। इसकी वजह से कि अभी नजर गड़ाए हुए और रात को आमतौर पर जो अभियान चलाया जाता है जो कृषि विभाग द्वारा, वो जब बैठती है यानी विश्राम करती है उसमें इनको मारा जाता है, उस पर छिड़काव किया जाता है और यही प्रशासन द्वारा किया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां काफी लगाई गई। इसके साथ साथ जो किसान थे जिनके पास ड्रम होता है, स्प्रे पंप होते हैं लगे हुए ड्रम के पीछे, उनको भी बुलाया गया, पानी की उचित व्यवस्था की गई और रात को छिड़काव किया गया। अब आगे की बात करें तो आगे कृषि विभाग का कहना है कि जैसे पूरे किसानों को दिन में जागरूक किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो रात को फिर इस तरह का अभियान चलाया जाएगा। जहां तक आपने टिड्डी दल की बात की कि पाकिस्तान से आता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो ओरिजिन होता है उसका ईरान और अफ्रीका होता है। वहां से टिड्डियां पाकिस्तान के रास्ते से एंटर करती है। ये लगभग हर वर्ष आती है, लेकिन आमतौर पर जब आती है तो राजस्थान के डेजर्ट में आके वापस लौट जाती है। इस बार मौसम
अनुकूल हुआ, हवा का रुख हरियाणा की तरफ बढ़ा, इसको लेकर के वो आगे बढ़ी और हरियाणा के अंदर 27 साल बाद इस तरह के टिड्डियों का हमला हुआ है। तो इसको लेकर के प्रशासन को पहले ही अवगत करा दिया गया, क्योंकि उस दिन पहले भी कुछ टिड्डियां हरियाणा में प्रवेश की गई थी, खास करके डवाली एरिया में प्रवेश की थी। इतना बड़ा दल नहीं आया था। लेकिन दूसरी बात यह है कि कुछ टिड्डियां हमेशा ही किसानों में रहती है, जो दल जब तक टिड्डी दल नहीं बनता, यानी मूवमेंट इनको पूरा मास नहीं होता, तब तक इनका नुकसान नहीं होता। कुछ टिड्डियां जरूर खेतों में होती है, लेकिन इस तरह का जो टिड्डी दल आता है ये काफी बड़ी संख्या में एक साथ होते हैं और वो फसलों पर बैठ करके पूरी फसल को चौपट कर देते हैं। जहां तक कल के बारे में नुकसान की बात करें तो हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से कोई आंकड़े सामने नहीं है कितना नुकसान हुआ है। कई किसानों ने जरूर बताया कि उनका काफी नुकसान हुआ है, लेकिन जो कृषि विभाग के डीडी है डॉक्टर बाबूलाल, उनके बताया कि अभी आंकलन नुकसान का करना मुश्किल है, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि जो ऐसा माना जाता है कि टिड्डी दल एक बार जो पत्ते होते हैं उनको खाने के बाद वो जो फसल दोबारा उभरती नहीं है, तो ऐसे में ये देखना होगा, ये आंकलन बाद में करना होगा कि कितना फसलों को नुकसान हुआ है। लेकिन नुकसान जरूर हुआ है और अब इसी पर कृषि विभाग नजर बनाए हुए है और इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है कि लगातार ताकि इसको आगे बढ़ने से रोका जा सके। जी कीर्ति, बिल्कुल तमाम जानकारी आपने दी कि प्रशासन भी लगातार 3 गांव में कीटनाशक का छिड़काव कर रहा है जब ये टिड्डियां सो जाती हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या छिड़काव ही एक पर्याप्त साधन है जिला स्तर पर, क्योंकि लगातार ये खबरें भी सामने आ रही हैं, कई एकड़ फसल को चपत कर जाती हैं टिड्डियां। तो क्या कीटनाशक के छिड़काव के अलावा और कोई भी उपाय जिला प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं? क्योंकि किसानों की ओर से तो चलो ट्रैक्टर चलाया जा रहा है, थाली बजाई जा रही है, ताली बजाई जा रही है, लेकिन अगर हम जिला प्रशासन की बात करें, क्या केवल कीटनाशक का छिड़काव? देखिए, जिला प्रशासन की तरफ से पूरा जो सरकारी अमला है, चाहे प्रशासन अधिकारी हो, रात को डीसी भी करीबन 2:30 बजे तक केशुपुरा गांव में मौजूद थे, एसडीएम वहां मौजूद थे, तमाम तरह छिड़काव किया गया था। लेकिन जहां तक आपने पूछा कि दिन में क्या किया जा सकता है, दिन के अंदर जो टिड्डियां जब तक उनका रेस्ट नहीं होता, मूवमेंट नहीं होता, तब तक सोती नहीं है। तब तक इनका एक ही इलाज होता है कि इनको किसी न किसी तरह से उड़ाया जाए, यानी फसलों पर बैठने नहीं दिया जाए। इसके लगातार जो प्रशासन है, इस किसानों को जागरूक करे कि क्योंकि काफी बड़ा एरिया होता है, किसानों को कहा गया है कि अपने तमाम जो फैमिली मेंबर्स है उनके साथ मिलकर के चाहे थाली बजाए, ड्रम बजाए, चाहे ट्रैक्टर चलाए, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है जब खाली खेत के अंदर ट्रैक्टर चलाते हैं तब भी टिड्डियां उड़ जाती है। यानी सबसे बड़ा नुकसान टिड्डियों के बैठने से होता है। ऐसे में किसान के साथ साथ जो स्वास्थ्य जो कृषि विभाग है वो अपने भूमिका अहम निभा रहा है। लेकिन जहां तक आपने पूछा, दिन में किसानों को केवल जागरूक किया जाए और रात को जो अभियान चलाया जाता है ताकि छिड़काव किया जा सके। ठीक है अमर सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। लेकिन अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर टिड्डियों के आतंक की ये तस्वीरें आप देख करके समझ सकते हैं कि टिड्डियों ने किस कदर अपना आतंक मचाया हुआ है। रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ की ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किसान अपने ट्रैक्टर में डीजे रख करके टिड्डियों को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ में भी आप देख सकते हैं कि चाहे वो महिला किसान हो या फिर और किसान हो, वो या तो थाली बजा करके, ताली बजा करके या फिर कुछ और अन्य साधन जो है वो बजा करके टिड्डियों को उड़ाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। क्योंकि रात को तो कीटनाशक का छिड़काव कर दिया जाता है, लेकिन दिन के समय एक भारी मुश्किल होती है इन किसानों के लिए। टिड्डियों से निपटने के लिए प्रशासन कितना तैयार है और कृषि विभाग की क्या क्या तैयारियां हैं, ये खुद कृषि मंत्री से जानिए। हरियाणा के 4-5 जिलों के अंदर जो टिड्डी दल है इसका आक्रमण हुआ है। हमारे अधिकारी कृषि विभाग के पहले से जागरूक थे, जहाँ से पीछे राजस्थान से इनको फॉलो करते हुए आ रहे थे। तो एक दल जो काफी बड़ी संख्या में है हमारे इस पिछड़ गांव में आया हुआ है। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हिसार से, रोहतक से, महम से, इसी से डाली गई हैं। डीसी साहब यही अधिकारी भी हैं और हमें पूरी तैयारी के साथ पूरी उम्मीद है कि जितना भी दल होगा यहाँ आज इसको रात को सुबह कर देंगे। एक दल इलाहाबाद में है, एक हमारे राजौरी जिले के अंदर है, एक नूह जिले के अंदर है। इस साल जो है टिड्डी दल का प्रकोप रहेगा। किसान भाइयों का सहयोग हमें पूरा मिल रहा है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सारे जितना भी ये टिड्डी दल है इसके जो सुरक्षा के उपाय यही है, किसान भाई दिन में अपने खेत में ना बैठने दें, तो डीजे बजाएं,
आवाज़ करें, थाली बजाएं, ड्रम बजाएं और जहाँ रात को बैठेगी उसकी सूचनाएं विभाग को दें और इसको रात को ही मारने के लिए विभाग को कोशिश करेंगे कि वो वहीं पर तक कंट्रोल हो जाए, लेकिन पूरा का पूरा कंट्रोल करना इसमें संभव नहीं है क्योंकि ये नए नए बच्चे भी दे देती है, बहुत संख्या बढ़ जाती है, लेकिन हरियाणा सरकार पूरी तरह से जागरूक है। ये कुछ गांव के अंदर जैसे कि बरंगड़ी खेड़ा में देख रहे हैं, टिड्डी दल जो है नीचे उतरा, पहले हवा के अंदर था, अब ये बैठने लग रहा है। किसान और जो है इसके ऊपर आवाज़ करके इनको डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शाम हो गई है तो अब ये बैठना आरंभ करेगा। उसके बैठने के बाद इसको शाम को जैसे ये बैठ जाएगा, जब उठने की स्थिति में नहीं होगा तो इनके ऊपर दवाई का छिड़काव किया जाएगा। ये तो मैं नहीं बता सकता कहाँ होगा, ये तो ये उड़ती हैं नहीं उड़ती हैं उससे पता लगेगा, लेकिन जहाँ पर भी होगा हमारे एरिया में तो होगा तो उनके ऊपर छिड़काव किया जाएगा। प्रशासनिक स्तर के ऊपर पूरा अलर्ट जारी किया गया है, सभी गांव को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था। इस गांव में भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे पंप्स हैं और हमारी सारी जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ तैयार हैं, तो रात को इसके ऊपर स्प्रे किया जाएगा। काफ़ी नुकसान है, 60-70% नुकसान है। जो कि ज़्यादातर नरमा और ग्वार को नुकसान ज़्यादा है, या हरा चारा उसको नुकसान है। हरा चारा, नरमा और ग्वार को ज़्यादा नुकसान है, धान को थोड़ा कम नुकसान है। तो बस थाली बजा रहे हैं, ट्रैक्टर की आवाज़ कर रहे हैं, यही कर रहे हैं और कुछ नहीं। डी साहब आए हैं, मौका देखें, बाकी रात को कह रहे हैं अभी स्प्रे वगैरह कुछ कराएंगे। रात को पहले देना पड़ेगा जी, मजबूरी है तो। टिड्डी दल रंगड़ी पहुंच चुके हैं, काफ़ी नुकसान है जी, फसलें तबाह करती है, पत्ते सारे खा गए हैं, जहाँ भी उतरा है सारा फसल सफाया कर दी है, चाहे नरमा है, चाहे ग्वार है, चाहे ये ज्वार है, बाजरा है, हर चीज़ में नुकसान है, हर खेती पे नुकसान है इसका। आपके लिए ताली थाली बजा रहे हैं, ट्रैक्टर भगा रहे हैं खेतों में, खड़का कर रहे हैं। अरे भाई थाली बजावा, ट्रैक्टर बजावा, तेरे सामने टाबरा ने लगा रखे, सारी लुगाई बताई सब दबा भजी भी और तो कोई। इस बीच हम एक अहम जानकारी की ओर रुख कर रहे हैं। टिड्डी दल से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे जेपी दलाल। ये बड़ी और अहम खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 10:30 बजे चरखी दादरी पहुंचे हैं कृषि मंत्री और किसानों से भी मुलाकात वो करेंगे। इस दौरान अधिकारियों को भी दिशा निर्देश देंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि 10:30 बजे चरखी दादरी कृषि मंत्री पहुंचेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे, प्रभावित किसानों से बातचीत करेंगे, जो पीड़ित किसान हैं उनसे बातचीत करेंगे और जहां पर टिड्डियों ने आतंक मचाया है उन क्षेत्रों का दौरा करेंगे जेपी दलाल। कृषि मंत्री जेपी दलाल 10:30 बजे चरखी दादरी पहुंचेंगे और किसानों से मुलाकात भी करेंगे। तो ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देंगे। 10:30 बजे चरखी दादरी पहुंचेंगे कृषि मंत्री जेपी दलाल। आपको बता दें कि टिड्डियों का आतंक लगातार प्रदेश में फैलता जा रहा है और इसकी वजह से किसान बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। उनकी कई एकड़ फसल खराब हो रही है, जिसकी वजह से किसान भी लगातार प्रयास कर रहे हैं टिड्डियों को भगाने का। लेकिन कृषि मंत्री की ओर से भी जरूरी दिशा निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए हैं कि जल्द से जल्द सभी फसलों पर कीटनाशक का छिड़काव किया जाए और उसी का जायजा भी लेंगे कृषि मंत्री की प्रशासन ने छिड़काव किया है या फिर नहीं, क्योंकि ये टिड्डियां कुछ ही मिनटों में सारी फसल को चपत कर जाती हैं। चलिए अब आपको गुरुग्राम लिए चलते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह सीआरपीएफ के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। माननीय गृह मंत्री, आज के छोटे परंतु बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अंदर उपस्थित भारत सरकार के गृह सचिव श्रीमान भल्ला जी, सीआरपीएफ के डीजी श्रीमान माहेश्वरी जी, यहाँ पर उपस्थित करीब 7 सुरक्षा बलों के
डायरेक्टर जनरल, गृह विभाग के अधिकारीगण और आज इस कार्यक्रम के साथ साथ पूरे देश भर में फैले हुए हमेशा देश की सुरक्षा के लिए अहर्निश अपनी जान की भी बलिदान लेने के लिए तत्पर ऐसे मेरे सभी सुरक्षा बलों के वीर योद्धाओं, आज यहाँ पर एक छोटे से कार्यक्रम से सुरक्षा बलों के वृक्षारोपण अभियान जो शुरू हो चुका है, इसको गति देने का एक कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम जब पहले सोचा गया फरवरी माह में, और मैंने बात रखी कि भाई जरा सभी सुरक्षा बलों से लक्ष्यांक मंगाया जाए कि कितने कितने वृक्ष वो लगा सकते हैं, इसको संभाल सकते हैं और पौधे को वृक्ष में परिवर्तित कर सकते हैं। तब बहुत कम लक्ष्यांक आया था, मगर मुझे मेरे सुरक्षा बलों के सभी जवानों की क्षमता पर पूरा भरोसा है। इसलिए हमने फिर से मंगाया, तीसरी बार मंगाया, 2 बार रिव्यू मीटिंग की और तय करा कि भाई अब आप 1,25,00,000 से ज्यादा वृक्ष का लक्ष्यांक लेकर ही आइएगा, तभी ये मीटिंग समाप्त होगी। और मुझे आज आनंद है कि स्थान चिन्हित कर कर, वृक्ष की जातों को तय कर कर और कौन सी वाहिनी कितने वृक्ष लगाएगी इसकी संख्या के साथ 1,37,00,000 1,37,00,000 वृक्ष आज हमारे जवान लगाने का अभियान चला रहे हैं। मैं सभी जवानों को और उनके मुखियाओं को हृदय से साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक नई मिसाल और एक नया विक्रम स्थापित करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। ये कार्यक्रम जिस समय हो रहा है, वो समय न केवल भारत अपितु पूरी दुनिया के लिए शायद कभी ना आया हो। इतने बड़ी संकट और इतनी बड़ी महामारी के खिलाफ युद्ध का समय है। मानव जात के इतिहास में बहुत पुराना तो कोई डॉक्यूमेंटेशन उपलब्ध नहीं है, परंतु जो 200-250 साल का डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें फैलने की क्षमता शायद किसी महामारी की इतनी ज्यादा नहीं रही जितनी ये कोरोना महामारी की रही है। और इसके खिलाफ जंग ये मानव जीवन के अस्तित्व के लिए जंग है और पूरी दुनिया इस जंग को लड़ रही है। भारत भी देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये जंग को बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहा है। हमारे देश के अंदर जिस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस प्रकार की सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक हम हैं, और जिस प्रकार से मास एजुकेशन की सिस्टम भी नीचे तक अन्य देशों की तुलना में हमारी ठीक ठाक नहीं मानी जाती थी। एक जमाने में सबको लगता था कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई भारत जैसा देश कैसे लड़ेगा। 130 करोड़ की आबादी, फेडरल स्ट्रक्चर, कोई एक चेन ऑफ कमांड की व्यवस्था के अभाव में ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे। सबके मन में आशंकाएं थी, ये जंग में कहीं बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं होगा। मगर आज पूरी दुनिया देख रही है कि कोरोना के खिलाफ समग्र विश्व में सफल से सफल जंग अगर कहीं लड़ी गई है तो अपने भारत के अंदर लड़ी गई है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। दुनिया भर में ये जंग सिर्फ सरकारें लड़ी और हमारे यहां ये जंग सरकार के साथ साथ
130 करोड़ की आबादी, सभी राज्य सरकारें और एक एक व्यक्ति लड़ा। एक जन, एक मन, एक राष्ट्र की सूत्र को चरितार्थ करते हुए इस जंग में आज हम अच्छे मकाम पर खड़े हैं, डटकर लड़ रहे हैं। कहीं डर का माहौल नहीं है, इसके खिलाफ लड़ने का जज्बा है, इसको पराजित करने का एक उत्साह है। और मैं आज देश के गृह मंत्री के नाते बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि भारत ये जो जंग लड़ रहा है, इसमें हमारे सभी सुरक्षा बलों का भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। इसको कोई नकार नहीं सकता। चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे भीड़ भाड़ वाले इलाकों के अंदर हमारी सहायता मांगी गई हो राज्य सरकार द्वारा, चाहे लॉकडाउन का पूरा पालन कराने के लिए स्थानीय पुलिस ने हमें बुलाया हो, कहीं पर भी किसी भी आयु का, किसी भी वर्ग का, किसी भी सुरक्षा दल का हमारा जवान पीछे नहीं है। और आज मैं वो सभी कोरोना वॉरियर्स को इस मंच से सलाम करना चाहता हूं, उनकी हौसला अफजाई भी करना चाहता हूं कि आपने एक नया उदाहरण देश और दुनिया के सामने रखा है कि आप सिर्फ सुरक्षा की चिंता नहीं करते, आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ लड़ना नहीं जानते, आप लोगों से कंधा मिलाकर कोरोना के खिलाफ भी लड़ाई इतनी मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं। हमारे कई जवान, लगभग कई जवानों ने अपनी जान गंवाई। 31 से ज्यादा जवान कोरोना के कारण अकाल ही चले गए हम सबके बीच में से। सीआरपीएफ के भी 10 जवान इसमें अपनी जान का बलिदान दिए। मैंने लगभग सभी के परिवारजनों से बात करी है। मैं आज फिर से इस सार्वजनिक मंच से कहना चाहता हूं कि आपका ये बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। मानवता का इतिहास, कोरोना के खिलाफ जंग का इतिहास जब लिखा जाएगा, भारत के सुरक्षा बलों के बलिदान को सुवर्ण अक्षर से अंकित करना पड़ेगा। सीआरपीएफ और हमारे बाकी सारे संगठनों के शौर्य के बारे में पूरे देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। और इसी को एक्नॉलेज करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा स्मारक दिल्ली की हृदय स्थली के अंदर बनाया है। आसमान को छूने वाला है वो स्मारक। भारत के वो 35,000 जवान, चाहे वो पुलिस बल के हो, चाहे सुरक्षा बलों के हो, सरहद पर शहीद हुए हो या देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए शहीद हुए हो, उनके लिए बनाया गया स्मारक हमेशा जनता को उनके बलिदान की याद दिलाता है और उसको लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए भी गृह विभाग ने एक विशेष योजना बनाई। मित्रों, आज वृक्षारोपण के मौके पर हम सब यहां उपस्थित हैं। हमारे पुरखों ने, ऋषि मुनियों ने कहा था कि प्रकृति का दोहन करना चाहिए, प्रकृति का शोषण नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से बछड़ा गाय के पास जाकर अपना दूध लेता है, जिस प्रकार से गौपालक दूध निकालता है तो गाय की कभी हानि नहीं होती, इसी प्रकार से प्रकृति हमारी मां है, उसका हम शोषण नहीं कर सकते, दोहन कर सकते हैं। प्रकृति हमेशा हमें आशीर्वाद देती है, परंतु ये संतुलन को वेद काल में जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने बनाया था, भौतिकवादी विचार की आंधी ने इस संतुलन को तोड़ा और आज जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान, ग्लोबल वार्मिंग की खतरे हमारे सामने खड़े हुए। बहुत सारे वैज्ञानिक ये चिंता कर रहे हैं कि ओजोन के स्तर के अंदर जो छिद्र पड़े हैं, वो छिद्र अगर बड़े हो जाते हैं तो पृथ्वी का अस्तित्व कैसे बढ़ेगा, क्योंकि ओजोन का स्तर ही है
जो सूर्य नारायण के हमें मिलती ऊर्जा को सहन करने के लायक बनाता है। अगर पृथ्वी और सूर्य नारायण के बीच में से ओजोन का स्तर निकल जाता है तो पृथ्वी पर इतनी गर्मी हो जाएगी कि हम इसको सहन नहीं कर सकते। मानव जीवन ही असंभव है। और वो ओजोन के स्तर के अंदर छिद्र पड़ने का मुख्य कारण है ऑक्सीजन की कमी, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा। कौन इसको रोक सकता है? कोई मानवी नहीं रोक सकता। केवल और केवल इस संकट से हमें वृक्ष ही बचा सकता है। इसलिए हमारे पुरखों ने वेदों में, उपनिषदों में, गीता में, महाभारत में, रामायण में, पुराणों में वृक्षों के महत्व को समझाया। शाही जी बैठे हैं, एक बहुत सुंदर श्लोक मत्स्य पुराण का वो लेकर प्रेजेंटेशन में आए थे। मैं इसका हिंदी अर्थ आपके सामने रखता हूं। एक जलकुंड 10 कुओं के समान है, एक तालाब 10 जलकुंड के बरोबर है और एक अच्छा पुत्र 10 तालाब के बरोबर है। परंतु एक वृक्ष 10 पुत्रों से भी ज्यादा महत्व रखता है और 10 पुत्रों से भी ज्यादा पृथ्वी की सेवा करता है। और इस बार हमने आयोजन पूर्वक इस कार्यक्रम को हाथ में लिया है। वृक्षों को सिर्फ लगाना नहीं है। मेरा सभी जवानों से, सभी बलों से अपील है कि वो अपने से बड़े न हो जाए तब तक उसकी ध्यान रखना है, बाद में वो हमारा ध्यान रखेंगे। एक बार वृक्ष को हमसे बड़ा कर दीजिए, तब तक आप उसका ध्यान रखिए, वो पीढ़ियों तक हमारा ध्यान रखेंगे। और इस बार हमने जो पौधों का चयन किया है उसमें बहुत सोच समझ कर किया है। जिसका आयुष्य 100 साल से बड़ा है, ऐसे पौधों को चयनित किया है। चाहे जामुन हो, चाहे नीम हो, चाहे पीपल हो, बड़े मैदानों में वटवृक्ष हो, बरगद का पेड़ हो। इस प्रकार के 100 साल से ज्यादा जीने वाले वृक्षों को हमने एक अनुपात के अंदर लिया है। बीच में छोटे छोटे वृक्ष होंगे। ये वृक्ष जब घटादार होगा, छोटे वृक्ष निकलते जाएंगे। आज यहाँ पर जो सौर्य वन बनाया गया है, इसमें भी लंबे जीने वाले वृक्ष और पॉपुलर का एक सम्मिश्रण कर बनाया गया है। ये लंबे जीने वाले वृक्ष जब बड़े हो जाएंगे तब तक पॉपुलर निकल जाएगा, क्योंकि उनका आयुष्य इतना नहीं है, मगर उसकी घटाई इतनी हो जाएगी कि पूरा सौर्य वन आच्छादित हो जाएगा। और मैं सभी सुरक्षा बलों के जवानों को एक और भी बात कहना चाहता हूं कि हम सबका काम ऐसा है कि कहीं न कहीं हमारे मानव स्वभाव को वो हर्ट करता है। आप हमेशा सुरक्षा की चिंता करते हो, हमेशा दुश्मन से आने वाले हमलों से सतर्क रहते हो, और हमला आता है तो इसको निष्ठुरता पूर्वक देश के लिए अपने प्राणों की भी बाजी लगाकर सुरक्षित कर उसको मार गिराते हो। ये जो वृत्ति है, वो वृत्ति देश की सुरक्षा के लिए तो बहुत जरूरी है, मगर साथ में ये जो एक वृक्ष बोने की आदत है, वृक्ष को जिंदा रखने की आदत है आपके अंदर, इसको इक्वलाइज करने के लिए आपके अंदर मानवता को भी जिंदा रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी सुरक्षा बलों के जवानों से मेरा एक अपील है कि एक एक वृक्ष को आप गोदी में ले लीजिए और एक एक गांव के एक एक सेवा कार्य को आप गोदी में ले लीजिए। वो आपके जीवन को पल्लवित कर देगा, सुगंधित कर देगा। और इसीलिए हमारे पुरखों ने वृक्षों के महत्व को। तो गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त सीआईएसएफ के जवानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस बीच सभी को इस बात की चिंता करनी होगी और एक जिम्मेदारी लेनी होगी कि हो सके तो सभी एक एक रूट्स को बोएं, ताकि वो पौधा आगे जाकर के एक बड़ा वृक्ष बने। जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी चिंता, ये गृह मंत्री के संबोधन में सबसे बड़ी बात आज की रही। और उन्होंने सीआईएसएफ के जवानों को धन्यवाद किया कि सीमा पर तो सुरक्षा आप करते ही हैं, साथ के साथ देश के भीतर के पर्यावरण की भी पूरी रक्षा कर रहे हैं। ये रूट्स बो करके 1,37,00,000 रूट्स बोई जाएंगी, ये कहा गृह मंत्री अमित शाह ने।
फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. पिछले कुछ महीनों से जो चल रहा है किसी ने सोचा भी नहीं था। जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आज ही टर्म लाइफ